स्वागत है आप सभी का रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम रहबर नवाज है और आप देखना फिर से शुरू कर चुके हैं अपना दिलचस्प और शानदार सीरीज नज़रिया मेंस का। नज़रिया मेंस की श्रृंखला में हम लोग नया नया कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं, जो कि मुझे आपके कमेंट्स को पढ़ करके मालूम हो रहा है। आप लगातार इस श्रृंखला को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए और कितना बेहतर काम किया जा सकता है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं दिन प्रतिदिन आपके अंदर न्यूज़पेपर की चाह उत्पन्न करने की, ताकि आपके लिए मेंस की राह खुल जाए। हम आपके लिए माइंड मैप बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप अपने दिमाग में ऐसा माइंड मैप बनाएं कि ये आपके ब्रेन को ट्रेन कर दे और आप किसी न्यूज़ की हेडिंग को देख करके उसके मल्टीपल डायमेंशन आसानी से निकाल सको, जिसमें हम दिन प्रतिदिन में जो फेमस न्यूज़पेपर हैं, उनमें जो आर्टिकल्स आते हैं, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं और जिनका आपके सिलेबस से सीधा रिलेशन है, उसको ब्रह्मास्त्र की तरह बना करके करंट अफेयर का ब्रह्मास्त्र के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। अगर अब तक आपने हमारी इस श्रृंखला को व्यापक रूप से नहीं देखा है, पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे मैं आग्रह करूंगा, नम्र निवेदन करूंगा कि नवंबर माह और अब तक जितनी भी वीडियो आ चुकी है उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि वो धीरे धीरे आपके अंदर एक एक स्टेप में बदलाव लेकर के आएगा। तैयारी करने की, सिविल सर्विस के अकॉर्डिंग करंट अफेयर को कैसे प्रिपेयर करना है, इसकी एक समझदारी उत्पन्न करेगा। आज का पहला आर्टिकल हमारे सामने महिला सुरक्षा का अधिकार, ये जनसत्ता अखबार में एडिटोरियल संपादकीय में आया हुआ था, और इसको देख करके क्या क्या मेरे दिमाग में मल्टीपल डायमेंशन आए और क्या क्या पोर्शन मैंने इसमें शामिल किया है, यह सभी हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे खुद में पूछूं कि इसका टॉपिक पिछली बार भी कुछ डिस्कशन किया था हमने, क्या आपको वो टॉपिक याद है? आज का जो टॉपिक है ये महिला सुरक्षा का अधिकार, ये अपने आप में एक अलग प्रकार का है, अलग ट्रेंड का है। क्यों, ऐसा क्या है भैया इसमें? नवाज सर, आप जो कह रहे हैं कि ये एक अलग प्रकार का है, ये अलग प्रकार का इसलिए है क्योंकि इसमें आपको जो टॉपिक है जीएस पेपर फर्स्ट का, भारतीय समाज में आपका टॉपिक है, जीएस पेपर फर्स्ट का सिलेबस बता रहा हूं, भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका, महिलाओं की भूमिका। और इसमें जो महिला सशक्तिकरण का टॉपिक आएगा, महिला सशक्तिकरण का, महिला सशक्तिकरण, इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उसकी भूमिका लिखने में कुछ वाक्य आपको बेहतर आज मिलने वाले हैं, निष्कर्ष लिखने में अच्छे वाक्य मिलने वाले हैं कि निष्कर्ष में क्या डालना चाहिए, और साथ ही साथ इसकी जो मध्य पार्ट होता है आंसर राइटिंग का, मुख्य भाग, उसको लिखने के लिए भी आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड होने वाला है। तो शानदार जानदार तरीके से मैंने मल्टीपल डायमेंशन और मल्टीपल अप्रोच के माध्यम से महिला से संबंधित यह टॉपिक कवर कराने की कोशिश करने जा रहा हूं। अब आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप इससे कितना मल्टीपल डायमेंशन चुरा सकते हो और उसको आत्मसात कर सकते हो, क्योंकि आज की क्लास में अगर आपने इस टॉपिक को बड़ी शालीनता से बिना लाइव चैट को ऑन किए सिर्फ और सिर्फ आप वीडियो देखो,
हेडफोन लगाओ और कान में सुनते हुए लगातार मेरी एक एक शब्दावली पर नोट्स में जो आपके सामने लिखा हुआ मिले उसे देख करके नोट डाउन करते चलो। मेरी भाषा को, मेरे समझाने की शैली को समझते चलोगे तो आज महिलाओं से संबंधित जितने भी मुद्दे हो सकते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी, धार्मिक, सांस्कृतिक, वह सभी मुद्दा क्लियर हो जाएगा। इसका दावा कर रहा हूं। ठीक है। न्यूज का सोर्स जनसत्ता का एडिटोरियल सिलेबस से कैसे जुड़ा है, तो जीएस पेपर फर्स्ट में भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका पर निबंध आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही साथ निबंध के टॉपिक में एक निबंध यूपीएससी का प्रीवियस ईयर्स में कुछ पूछा गया है, उसको मैं आपको बता दूं। जैसे स्त्री पुरुष के समान सरोकार के बिना समृद्धि आसान नहीं है, इस तरह के निबंध अगर आए। फिर महिला सशक्तिकरण यथार्थ या मिथक। फिर 2019 में जीएस पेपर फर्स्ट का प्रश्न संख्या 9 पूछा था कि महिला सशक्तिकरण जनसंख्या समृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है, चर्चा कीजिए। फिर जीएस पेपर फर्स्ट के प्रश्न संख्या 18 में एक प्रश्न आया था कि भारत में महिलाओं के आंदोलन ने निम्नतर सामाजिक स्तर की महिलाओं के मुद्दों को संबोधित नहीं किया है, अपने विचारों के साथ इसे प्रमाणित कीजिए। फिर 2018 में निबंध आया था जो समाज अपने सिद्धांतों के ऊपर अपने विशेषाधिकारों को महत्व देता है वह दोनों से हाथ धो बैठता है। ठीक है, ये इतने टॉपिक हो गए। सबसे पहले निबंध के टॉपिक से हम इस आर्टिकल को जोड़ते हैं, बिना कुछ पढ़े डायरेक्ट जोड़ते हैं। ठीक है, अब आप बताओ जो आप ये पॉइंट पढ़ने जा रहे हो कि स्त्री पुरुष के समान सरोकारों के बिना समृद्धि आसान नहीं है। आप बताओ भारत के जनगणना 2011 के अनुसार आधी आबादी महिलाओं की है, लगभग 48 पॉइंट कुछ है। ऐसे में इन आधी आबादी को अगर हमने घर तक सीमित कर दिया, सिर्फ बच्चों तक, बच्चों के लालन पोषण और घर की रौनक के हिसाब से उनको समझा, किचन की रौनक समझा, तो क्या हम भारतीय समाज और भारतीय राष्ट्र का उत्थान कर पाएंगे, जिसमें हम विश्व गुरु बनने की संकल्पना रख रहे हैं और विश्व में जो जीडीपी का आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है उसमें तीसरी वैश्विक इकोनॉमी बनना चाहते हैं। ऐसे में क्या इतनी बड़ी आबादी को भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की राजनीति, भारत की सभ्यता और संस्कृति के साथ जोड़ करके और तकनीकी विकास के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए? एक आंकड़ा है वर्ल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का, यूनाइटेड नेशन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का, ये कहता है कि अगर महिलाओं की आधी आबादी को भी, यानी महिलाओं की दुनिया में जितनी आबादी है उसकी आधी आबादी को भी अगर अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया जाए, आधी आबादी को ही किससे जोड़ दिया जाए, अगर इकोनॉमी से जोड़ दिया जाए विश्व की, तो विश्व की इकोनॉमी 2% बढ़ जाएगी। विश्व जीडीपी जो होगा 2% बढ़ जाएगा। तो ऐसे में सोचिए कि भारत की जीडीपी जो कि अभी लगातार विकास कर रही है आपका 6 से लेके 7% के बीच में, और कहा जा रहा है कि अगर आपको विश्व की तीसरी इकोनॉमी बननी है तो आपको विकास दर 8% से लेकर के 11% के बीच में चाहिए, और जिसमें आपको अतिरिक्त रूप से लोगों को रोजगार देना होगा और उनकी आर्थिक क्रियाकलाप को बढ़ाना होगा। तो अलग से मनुष्य कहां से आएंगे, जो हैं उन्हीं को प्रोवाइड कराया जाए, और महिलाएं इस क्षेत्र में काफी वंचित हैं तो क्यों ना उनको सम्मिलित किया जाए। तो आप बताओ, बिना स्त्री पुरुष के समान सरोकारों के बिना, जैसे समान वेतन मिलना चाहिए, उनको वर्क प्लेस पे अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए, सामाजिक फक्तियां बंद होनी चाहिए, जो दुष्भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको समाप्त करने का प्रयास किया जाए, पुरुषवादी मानसिकता को दूर किया जाए, तब जाकर के राष्ट्र की समृद्धि अच्छे से हो सकेगी। फिर महिला सशक्तिकरण यथार्थ या मिथक। आज भारत की महिलाएं 21वीं सदी में जी रही हैं, उसके
उपरांत भी भारत में पुरुषवादी मानसिकता कम नहीं हो रही है, जबकि शिक्षा का स्तर बढ़ते जा रहा है। जहां 36 करोड़ की आबादी थी भारत के आजादी के बाद और मात्र 11% लोग माने जाते हैं कि शिक्षित थे, और आज 73% लोग 2011 जनगणना के अनुसार शिक्षित हैं। उसके बावजूद क्या सच में वो शिक्षित हैं? क्या हम शिक्षित हैं इसका अनुमान लगा सकते हैं? क्या शिक्षा का मानक सिर्फ लिखना पढ़ना होना चाहिए? सोचने समझने की क्षमता, महिलाओं के प्रति सम्मान, बुजुर्गों का आदर करना, अपने माता पिता की सेवा करना, क्या यह शिक्षा का मानक नहीं होना चाहिए? आज लगातार शिक्षा का स्तर तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन शिक्षा से मिलने वाले मूल्यों का ह्रास होते जा रहा है। आज शिक्षित व्यक्ति चतुर शैतान हो रहा है। इसीलिए तो यूपीएससी ने एक और निबंध पूछा था कि बिना नैतिकता के शिक्षा व्यक्ति को चतुर शैतान बनाती है। अब मैं शिक्षित हूं, लेकिन महिलाओं के साथ बलात्कार करूं, महिलाओं के साथ शोषण करूं, महिलाओं के साथ अपशब्द करूं, तो क्या मैं शिक्षित हूं? जवाब है नहीं। समझ रहे हैं आप? फिर महिला सशक्तिकरण जनसंख्या समृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है 2019 का प्रश्न। तो क्या हम नहीं बताएंगे कि जब एक महिला शिक्षित होती है तो वो आने वाली नस्ल को, अपनी वर्तमान ससुराल को और अपने नैहर को बेहतर बनाती है? तो ये 3 पीढ़ियों को सही करती है। और ऐसे में एक महिला अगर शिक्षित होगी तो रोजगार प्राप्त करेगी। शिक्षित होने के साथ उसके अंदर मानसिकता डेवलप होगी कि छोटा परिवार अच्छा परिवार होता है, तो जनसंख्या वृद्धि दर क्या होगा? कम होगा। फिर उसके बाद जो अगला आपका जो पूछा था निबंध और प्रश्न, वो ये था कि भारत में महिलाओं के आंदोलन ने निम्नतर सामाजिक स्तर की महिलाओं के मुद्दों को संबोधित नहीं किया है। अपने विचारों से प्रमाणित कीजिए। तो क्या आप बताएंगे नहीं कि महिलाओं में जितने भी आंदोलन हुए हैं, महिला आंदोलन, वो मुख्यतः राजनीतिक हुए हैं, निम्न स्तर पर सामाजिक आर्थिक सुधारों के लिए नहीं हुए हैं कि महिलाओं को परिवार में अधिकार मिलना चाहिए, पुरुषों को उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए? क्या ऐसा आंदोलन कभी सुना आपने? जितने भी आंदोलन हो रहे हैं वो प्रमुख रूप से राजनीतिक आंदोलन है, उनका सामाजिक और आर्थिक रूप से कोई योगदान नहीं है। फिर 2018 में जो निबंध आया था, जो समाज अपने सिद्धांतों के ऊपर अपने विशेषाधिकारों को महत्व देता है वो दोनों से हाथ धो लेता है। आप याद करिए, ऋग्वैदिक काल में अपाला, लोपामुद्रा, घोषा जैसी महिलाएं हैं विदुषी, जो शास्त्रार्थ कर रही हैं। महिलाओं को यज्ञ में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। यहां पे जो जाति व्यवस्था है जन्म पर आधारित नहीं है, कर्म पर आधारित है। यही व्यवस्था जब उलट जाती है उत्तर वैदिक काल में तो समाज का पतन होता है कि नहीं? तो समाज अपना सिद्धांत भी खो देता है और अपना विशेषाधिकार भी खो देता है। हम इससे शुरुआत नहीं कर सकते इस निबंध की ऋग्वैदिक काल से? बताइए। बिल्कुल कर सकते हैं। आर्टिकल में दी गई प्रमुख बातें, महिलाओं ने एक सीमा तक राजनीतिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त कर लिए हैं, परंतु सामाजिक अधिकार से अभी भी उन्हें वंचित रखा जा रहा है। क्या हैं ये सामाजिक अधिकार? किस प्रकार के सामाजिक अधिकार? क्या आप बताना चाहोगे कि महिलाओं के सामाजिक अधिकार क्या हैं? सामाजिक अधिकार के अंतर्गत आता है शिक्षा, मानसिकता का विकास, सकारात्मक मानसिकता का विकास, परिवार, शैक्षणिक संस्थान, यह सभी आपके समाज के अंतर्गत आते हैं, जिसमें महिलाओं को बेहतर शिक्षा दिए जाने को लेकर के अभी भी मतभेद बना हुआ है, जिसमें परिवार में निर्णय लेने को लेकर के पुरुषवादी मानसिकता आज भी हावी है। आज भी महिलाएं स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा के अनुसार विवाह नहीं कर सकती। अगर विवाह कर लेती हैं तो ऑनर किलिंग की समस्या उत्पन्न होती है। निर्वस्त्र महिलाओं को घुमाया जा रहा है कोई कांड हो जाने पे, कोई दंगा हो जाने पे। ये कैसा समाज है? ये कैसी पुरुषवादी मानसिकता है जो हमें शोषित करते जा रही है, अंदर से मारती जा रही है, खोखली करती जा रही है। आधुनिक समाज की नींव पुरुषवादी मानसिकता और पूंजीवाद के विनाश के बाद ही संभव है, ये पेरियार ने कहा था। अब सोचिए
कि अगर आपको आधुनिक समाज के निर्माण और भारतीय समाज में महिलाओं की बेहतर भूमिका को लिखने पर कोई प्रश्न आ जाए और लिखना हो, तो क्या आप पेरियार साहब का यह वाक्य नहीं सम्मिलित करना चाहोगे अपने आंसर राइटिंग में? बताओ हमें। जिसमें पेरियार दक्षिण भारत के प्रमुख दार्शनिक हैं और वो कह रहे हैं कि आधुनिक समाज की नींव पुरुषवादी मानसिकता और पूंजीवाद के विनाश के बाद ही संभव है। मानसिकता और दृष्टिकोण में परिवर्तन ही समाज में गैर बराबरी को समाप्त करने की दिशा में एक बेहतर कदम हो सकता है। यानी हम कितने भी कानून बना लें, हम कितना भी अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करें, कानून के हिसाब से नहीं कर पाएंगे, नहीं डर उत्पन्न होगा जब तक मानसिकता का परिवर्तन नहीं होगा, दृष्टिकोण का परिवर्तन नहीं होगा। नजर सबके पास है, नजरिया किसी किसी के पास होता है। मैंने बहुत पहले एक शेर लिखा था कि क्या बतलाएं इस दुनिया में हमने क्या क्या देखे हैं, क्या बतलाएं इस दुनिया में हमने क्या क्या देखे हैं, हमने आंखों वालों में ही आंख के अंधे देखे हैं। औरत जब भी देखी है तो जिस्म को पहले देखा है, औरत जब भी देखी है तो जिस्म को पहले देखा है। मर्द यहां पे कौन है जिसने पहले कपड़े देखे हैं? तो इस दृष्टिकोण को परिवर्तित करना होगा। यह समस्या दृष्टिकोण और मानसिकता का है। अगर इसे परिवर्तित कर लिया गया तो कानून का भी इंप्लीमेंटेशन से होगा। और दृष्टिकोण तब परिवर्तित होता है जब समाज, परिवार और शैक्षणिक संस्थान पुरुषों को बचपन से ही दिमाग में डालें कि महिलाओं के साथ सम्मान तरीके से रहना चाहिए, सम्मानित तरीके से। बिटवीन द लाइन की प्रक्रिया, जैसे ही आर्टिकल मैंने देखा बिटवीन द लाइन, मैंने सोचा कि पहले भारतीय समाज में महिलाओं का स्थान आज तक क्या रहा है वो समझ लें। तो प्राचीन काल में महिलाओं का समाज, धर्म, राजनीति और राजपाट में गहरा योगदान देखा जा रहा है। जैसे ऋग्वैदिक काल में गार्गी, अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, उषा जैसी विदुषी महिलाओं का वर्णन मिलता है जो ब्राह्मणों से शास्त्रार्थ कर रही हैं। वहीं काकतीय वंश है, उसकी शासिका रुद्रमा देवी का प्रमुख नाम लिया जाता है शासन प्रशासन चलाने में। मध्यकाल में इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्ताना, इसका भी प्रमुख रूप से नाम लिया जा रहा है। धार्मिक रूप से 9 देवियों की संकल्पना है भारत में, विभिन्न शक्तिपीठ हैं। असम में कामाख्या मंदिर, कई सारे अलग अलग शक्तिपीठ स्थापित हैं पूरे भारत में। लेकिन आधुनिक काल में जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे भारतीय संस्कृति में महिलाओं के प्रति जो सम्मान था प्राचीन काल से, वह धार्मिक चार दीवारी के अंतर्गत थे, कैद कर दिए गए। यानी सिर्फ उनको धार्मिक अधिकार प्रोवाइड कर दिया गया, लेकिन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी अधिकार से उनको वंचित रखा गया। क्या है ये अधिकार? ऐसे में आप सोचिए कि आज कोई भी आप न्यूज़पेपर डेली खोलो, उसमें कहीं भी एक पेज पर ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि कभी भी पूरा पेपर खाली हो महिलाओं के बिना अपराध के। वर्तमान 21वीं सदी में कौन सा ऐसा दिन नहीं है जिसमें अखबारों में महिलाओं तथा लड़कियों के प्रति हो रहे अपराध से संबंधित कोई हेडिंग ना छपी हो, आप ना देख रहे हो। तो भैया, महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध के क्या क्या स्तर हैं? सामाजिक अपराध या भेदभाव। आज भी भारतीय समाज में महिलाओं को अपनी बात रखने, अपनी पसंद बताने तथा अपनी पसंद से विवाह करने के साथ ही परिवार में निर्णय लेने की क्षमता से वंचित रखा गया है। सामाजिक भेदभाव है। परिवार का निर्णय मतलब पुरुष का निर्णय, यही होता है। आज भी आए दिन सड़कों, ट्रेनों, बसों, घरों और दफ्तरों में आप देखते हो, लड़कियों को अगर बाहर निकलने भी दिया जा रहा है, परिवार वाले किसी तरह हिम्मत करके निकलने दे रहे हैं, तो उनके साथ कितने अत्याचार हो रहे हैं। सबको छोड़ो, तुम यहां पे जितने पुरुषवादी मानसिकता वाले हो या फिर पुरुष ही हम लोग हैं ना बैठे हुए हैं, अपनी अंतरात्मा से पूछें। एक लड़की को जैसे ही हम काम पे जाता, पढ़ता हुआ जाता देखते हैं तो क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या दिमाग में आता है हमारे। अगर हम आत्मचिंतन करने बैठे तो खुद में ग्लानि होगी और सीधे कबीरदास को याद करेंगे हम, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपने मुझसे बुरा न कोई। ऐसी घटनाएं देखी जा रही हैं जो संवैधानिक दृष्टि से और कानूनी दृष्टि से गैर कानूनी है, लेकिन उसके बावजूद हम निरंतर इस अपशब्द का, इस अनैतिक कृत्य का हिस्सा हैं।
ऐसा बिल्कुल नहीं है कि महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कोई कानून नहीं है, भारत में है, लेकिन समस्या यह है कि इस कानून को बेहतर तरीके से लागू नहीं किया जाता है, और लागू करने की कोई कोशिश भी करे तो राजनीति हावी, पैसा हावी, पावर हावी, भाई भतीजावाद के तहत। अरे विधायक है भाई मेरा चाचा, चाचा हमारे विधायक हैं, देख लेंगे, आपको ट्रांसफर करा देंगे, अधिकारी चुप। आज भी बलात्कार से संबंधित, महिला अपराध से संबंधित केसेस दर्ज हो रहे हैं। अच्छी बात है कि केसेस पहुंच रहे हैं थानों तक, लेकिन न जाने कितने ऐसे केसेस गांव गली कूचों में और परिवार में माता पिता के प्रेशर की वजह से लड़कियां दबा जाती हैं। कितने ऐसे यौन शोषण हैं जिनके बारे में महिलाएं कभी किसी अपने दोस्त तक से नहीं कह पाती हैं और शोषित हो रही हैं। इसी वजह से भारत के प्रमुख दार्शनिक रहे हैं दक्षिण भारत के पेरियार। उन्होंने कहा था कि पुरुष सत्ता और पूंजीवाद दोनों के विनाश के बिना किसी आधुनिक समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता। यह पूंजीवादी मानसिकता भी कहीं ना कहीं क्या कर रही है कि हमें बस पूंजी प्राप्त करनी है, हमें पश्चिमीकरण को बढ़ावा देना है। पुरुषों द्वारा महिलाओं को अपना गुलाम समझा जाना एक आम प्रवृत्ति है और महिलाएं भी स्वीकार कर लेती है। पिछली क्लास में मैंने बताया, अगर महिला को कोई पति मार पीट रहा है, बगल का पड़ोसी बोला यार तुम्हारा पति तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म करता है, तो कहते हैं अरे जाने दीजिए, विवाह हुआ है, क्या कर सकते हैं, पति है, मारता है तो प्यार भी तो करता है। जागो ग्राहक जागो, हे भारत की नारियां उठो, है खिंच रही जहां में फिर द्रौपदी की साड़ी, कलयुग में है प्रतीक्षा हे कृष्ण फिर तुम्हारी। महिलाओं को रसोइया बना दिया गया, घर की नौकरानी, परिवार या वंश को आगे बढ़ाने वाली, प्रजनन का साधन और मानव जाति में पुरुष को संतुष्ट करने का साधन हो गई। इस वजह से महिलाओं का सामाजिक स्ट्रक्चर दिन प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है। एक महिला से तो हमेशा अपेक्षा की जाती है कि वह एक अच्छी बेटी, अच्छी बहन, अच्छी पत्नी और अच्छी मां बने, लेकिन उसके बाद अपने लिए वह सोचे। ऐसा कहा जाता है कि इतना सब बन जाओ तब तुम अपने लिए सोचो। लेकिन क्या यह अपेक्षाएं और यह सारी उम्मीद पुरुषों से की जा सकती है और हम पुरुष उसको पूरा कर पाएंगे कि पहले एक अच्छा बेटा बनो, एक अच्छा भाई बनो, एक अच्छा पति बनो, एक अच्छा बाप बनो, फिर उसके बाद अपने बारे में सोचना? नहीं, हम हैं, बाकी सब पानी कम है। राजनीतिक अपराध या राजनीतिक सशक्तिकरण का अभाव। हम जानते हैं भारत के संविधान के संशोधन वाले टॉपिक पे आपने पढ़ा होगा कि 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों का संवैधानिकरण हुआ, 74वें के तहत शहरी नगर निगमों का हुआ और इसके माध्यम से 33% का महिलाओं को आरक्षण दिया गया। लेकिन आपने प्रधानपति भी तो सुना है शब्द, और नहीं सुना है तो आपने पंचायत सीरीज देखा होगा, उसमें प्रधान जी हैं, अंजू देवी प्रधान हैं और प्रधान जी कहला रहे हैं उनके पति। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। आप उदाहरण दे सकते हो, नंबर मिल जाएगा आपको बढ़िया कि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण फेमस हुई पंचायत वेब सीरीज में देखा जा सकता है, जहां एक महिला सरपंच की जगह उसका पति प्रधानी का कार्यालय चला रहा है। वहीं हाल ही में 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें कुल भागीदारी 33% से कम है महिलाओं की जो विधायक बनी है। केंद्र सरकार ने नारी वंदन अधिनियम पारित कर दिया, लेकिन इसके लागू होने और साथ ही साथ इससे क्या मल्टीपल डायमेंशन निकलने वाले हैं उसको भी देखना अभी बाकी है। क्योंकि कई बार महिला सीट घोषित हो जाता है और पुरुष उसके पीछे लड़ रहा होता है, महिला का तो सिर्फ नाम होता है और वही पूरी सरकार चलाता है क्षेत्र में। आर्थिक सशक्तिकरण का व्यापक अभाव है। आज भी भारत में परिवार के समक्ष, माता पिता के समक्ष या पारिवारिक संपत्ति के लिए अगर बहन बात कर दे तो भाई लड़ जाता है, या फिर माता पिता एग्री नहीं होते हैं कि तुम पराये घर की हो, वहां तो तुम्हारा सब होगा ही, तुम्हारा मेरे संपत्ति में अधिकार नहीं है, जबकि कानूनी है। और भाई बहनें हमारी छोड़ भी देती हैं, भाई से क्या लड़ूं, किससे लड़ूं, अपना खून है। क्यों नहीं, आपका अधिकार है, आपको प्राप्त करना चाहिए। आज भी भारत के श्रम बल की भागीदारी में सिर्फ 30 से 35% महिलाएं। काहे भाई, आधी आबादी महिलाएं और 35% श्रम भागीदारी। कॉर्पोरेट सेक्टर में यदि महिला पहुंच भी जाए, नौकरी भी करे, तो पुरुषवादी मानसिकता वहां चैन से रहने देती है? नहीं रहने देती है। इस क्षेत्र में व्यापक सुधार करने के लिए केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं में महिलाओं को प्रधानता दे रही है, जैसे घर का मुखिया मान रही है, सौभाग्य योजना, गैस वितरण वाली योजना, राशन कार्ड, इन सब के निर्माण में, मनरेगा में
महिलाओं को प्रधानता दी जा रही है, सरकार काम कर रही है भाई। विज्ञान और तकनीक में महिलाओं की भागीदारी का अभाव है। आज भी आम जनमानस में जब वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग, अब ये सारी चीजें आप जो शब्दावली में प्रयोग किया हूं, इसमें बहुत सारे शब्द A to Z देखिएगा आप मेरे द्वारा बनाए हुए। क्यों? मैंने आपको शुरू से कहा था आपको दो फायदा मिलेगा। पहला, मेरा यूपीएससी में मेंस देने का। दूसरा, मैं साहित्यकार हूं, शब्दावली अच्छी मिलेगी। और हिंदी माध्यम में अगर आपकी बढ़िया शब्दावली हुई, संस्कृत निष्ठ शब्दावली, सरल भाषा की, और कुछ उत्कृष्ट मानक आपने स्थापित कर लिया, तो मैं आपको दावा कर रहा हूं कि बेहतर रैंक लेकर के आओगे। इसलिए कहता हूं मेरी क्लास एक भी छोड़ना मत, और जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो। नवाज सर है तो मुमकिन है मेंस की रात। रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म को अपनाया है आपने, तो यह इसलिए अपनाया होगा कि इसमें कुछ खास बात होगी, कुछ तो खासियत होगी रिजल्ट मित्रा में तुम्हारे। दुनिया यूं ही तेरे रिजल्ट मित्रा की दीवानी नहीं होगी। आज भी महिलाओं को शिक्षित करने को लेकर परिवार के स्तर पर थोड़ा बहुत सहयोग किया भी जाता है, तो साइंस और मैथमेटिक्स से उन्हें डराया जाता है। कहता है तुम्हारी दिमागी क्षमता इतनी नहीं है कि तुम साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ सको। ये अब तक चलता चला आया है। उन्हें समाजशास्त्र, होम साइंस पढ़ने की सलाह दी जाती है, जबकि विज्ञान और तकनीक और मैथमेटिक्स की पढ़ाई नहीं करने दी जाती है, बहुत कम है। लेकिन धीरे धीरे सुधार हो रहा है, इसमें अब सुधार हुआ है। जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, जिसको स्टेम कहा जाता है, STEM, इसकी पढ़ाई में अब कुल महिलाएं जितनी पढ़ रही हैं उसमें से 33% महिलाएं जो हैं इस क्षेत्र में अपनी स्टडी कर रही हैं, भारत में या विदेशों में। भारत का मंगलयान मिशन हो, चंद्रयान 3 मिशन हो, कोरोना वैक्सीन बनाने की बात हो, इन सभी क्षेत्रों में महिला वैज्ञानिकों को प्रमुख रूप से देखा जा सकता है, जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। समझ रहे हैं आप? तो भारत में महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के अभाव का प्रमुख कारण क्या है? ये सब तो नॉर्मल कारण लिखा हूं, और सारे कारण बताइए आप कि आखिर क्या कारण है कि भारत में महिलाओं की स्थिति निरंतर रही है। अभी जो सुधार हो रहा है, पुरुषवादी मानसिकता, परिवार और शिक्षण संस्थानों की कमी है कि वह बच्चों में पुरुषवादी मानसिकता को खत्म करने की शिक्षा नहीं दे रहे। पति और ससुराल पक्ष के द्वारा शोषण आज भी हो रहा है। पढ़ी से पढ़ी लड़की हो, बेटी को जिम्मेदारी के रूप में देखना परिवार के द्वारा, क्या जरूरत है पढ़ाने की? और सबसे बड़ी अवधारणा जिससे हम और आप और दुनिया डरती है, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। इसके चक्कर में लोग क्या करते हैं कि अरे यार क्या पढ़ा लिखा रहे हो, लड़की की उम्र निकल रही है, शादी करो। फिर स्त्री सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का बेहतर तरीके से आज तक क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। बताओ, दहेज प्रथा निषेध अधिनियम कब का पारित है? ईयर बताना मुझे जरा। घरेलू हिंसा अधिनियम कब आया? ईयर बताओ मुझे। और बताओ, ये सारे अधिनियम आने के बावजूद आज भी कितना बाल विवाह हो रहा है। बाल विवाह के आंकड़े पिछली क्लास में हमने देखे हैं। राजनीतिक पार्टियां दम तो भरती है महिला सशक्तिकरण का, लेकिन जब उम्मीदवार घोषित करने के आती है तो 100 पुरुष घोषित कर रहे हैं तो उसमें 10 महिलाएं, बस 10%। मैं कह रहा हूं 50% किया जाना चाहिए। भारत में एक ऐसा कानून बने कि जब भी किसी भी प्रकार का चुनाव हो, चाहे लोकल स्तर पे, राज्य स्तर पे या केंद्र स्तर पे, जब पॉलिटिकल पार्टियां उम्मीदवार घोषित करेंगी तो कम से कम 50% महिलाएं होंगी उसमें उम्मीदवार के रूप में। जो जीतेगा जीतेगा। तब जाके सशक्तिकरण होगा ना, क्योंकि आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की राह राजनीतिक सशक्तिकरण से प्रारंभ होती है। राजनीति में अगर महिला होगी तो महिलाओं के लिए बेहतर कानून बनाएगी, इंप्लीमेंटेशन करवाएगी। परिवार और समाज का दृष्टिकोण भी बदलना चाहिए। तो भैया आंकड़े क्या हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा है? कैसे आप कहेंगे सर, आप तो अभी भी सुधार बता रहे थे। तो आंकड़े भी ले लो भैया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो गृह मंत्रालय के तहत आता है, सालाना रिपोर्ट देता है। यह बता रहा है कि महिलाओं के प्रति अपराध में व्यापक वृद्धि हुई है, 4% बढ़ गया है अपराध बजाय घटने के। बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार फलाने सरकार, तरह तरह के स्लोगन आते हैं। क्या स्लोगनों से निवारण हो रहा है?
जुमलों से कानून का इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है, कानून का इंप्लीमेंटेशन दृढ़ इच्छा शक्ति से होता है। 2022 में कुल 4.5 लाख मामले दर्ज किए गए हैं महिलाओं से संबंधित। सोचिए, प्रत्येक दिन 400 से ज्यादा मामले। निष्कर्ष और आगे की राह आज लिख करके ले आया हूं आपके लिए। उठा लो यहां से, इसी में से तुम इनको कुछ पॉइंट ऐसे हैं निष्कर्ष और आगे की राह में जिसको भूमिका बना सकते हो और कुछ को निष्कर्ष में डाल सकते हो। डाल के देखना और जब मेंस पेपर दे के आना, जब नंबर मिलेगा तो मुझे कॉल करना कि नवाज सर आपने बताया था, क्या शानदार शब्दावलियां थी। ये जो तुम लोग चैट बॉक्स में बिजी रहते हो ना, हर दिन जब 4 बजे क्लास लाइव आती है तो मैं चैट बॉक्स में जाकर के पढ़ रहा होता हूं तुम सभी लोगों का चैट कि आप लोग क्या करने आए हो यहां। फला सिस नहीं आई, फला ब्रो नहीं आए, और तुम क्या कर रही हो, तुम कहां से हो, यही करने आए हो यहां पे। तो एक दूसरे को व्हाट्सएप नंबर शेयर करो और आपस में बात करो, क्लास छोड़ दो। बनने आए थे आईएएस और पीसीएस और सोना बाबू बन रहे हैं एक दूसरे के। जिंदगी धरी की धरी रह जाएगी। पढ़ने वाला और जिज्ञासु व्यक्ति तुम्हारी जगह पढ़ करके अफसर बन जाएगा और तुम भीख मांगते रहोगे। माफ कीजिएगा, कठोर शब्द है लेकिन सत्य है, क्योंकि लाइव चैट में आप जो कर रहे हैं ना लड़के लड़कियां, अपने अंदर झांको। तुम और आईएएस और आईपीएस बनोगे जिसके अंदर इतनी भी संवेदनशीलता नहीं है कि इतना महत्वपूर्ण क्लास चल रहा है, लाइव चैट चलेगा ही नहीं चलेगा। नहीं करूंगा मैं बात, क्योंकि मुझे क्लास करनी है। क्लास करने आए थे या बतियाने आए थे? तो ले जाओ यहां से भूमिका और निष्कर्ष। महिला सशक्तिकरण तथा उसकी सुरक्षा यदि सुनिश्चित करनी है तो सिर्फ नारों और विज्ञापनों से समाज की सोच में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, बल्कि नए सिरे से पुरुषवादी मानसिकता का निराकरण करना होगा और समाज का पुरुष सत्ता से मोह भंग करना होगा। तब जाकर के समाजीकरण की एक नई धारणा उत्पन्न होगी। फिर ग्लोरिया स्टीनम, ये महिला अधिकारों से संबंधित एक कार्यकर्ता हैं। इनका कहना है कि महिलाओं को दुनिया के अनुरूप बनाने की मत सोचो। ऐ सरकारों, महिलाओं को दुनिया के अनुरूप मत बनाओ, बल्कि दुनिया को महिलाओं के अनुरूप बनाने का बेहतर प्लानिंग करो। बताइए, ऐसे शब्दावली और ऐसे वाक्यांश लिखे जाएंगे तो शानदार नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? महिलाएं हमेशा कहती हैं कि हम वह सब कुछ कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं, मगर क्या पुरुष यह कह सकते हैं कि वे वह सब कुछ कर सकते हैं जो महिलाएं कर रही हैं? जवाब है नहीं। पुरुष समाज को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रकृति ने यह सबसे बड़ा वाक्य दे रहा हूं आपको, लिखोगे तो डायरेक्ट उस पर अंडरलाइन करके लिखना। जब बहुत महत्वपूर्ण वाक्य लिखते हैं ना आंसर राइटिंग में, तो क्या करते हैं, उन महत्वपूर्ण वाक्यों को लिखने के बाद ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देते हैं। ऐसे ऐसे अंडरलाइन कर देना या फिर हाईलाइटर कर देना। देखना एग्जामिनर देखते ही चौंक जाएगा। महिला सशक्तिकरण यथार्थ या मिथक, तुरंत आपने इस वाक्य से शुरू किया कि पुरुष समाज को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रकृति ने महिला और पुरुष के बीच भेद अवश्य किया है, जो शारीरिक भेद है, लेकिन भेदभाव नहीं किया है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी रूप से मानव कर रहा है महिलाओं के साथ, पुरुष कर रहा है। कितनी बड़ी बात है कि ईश्वर ने भेद रखा है, भेदभाव नहीं रखा है। बजाओ ताली आज नवाज सर के नाम से कि क्या वाक्य दे दिया गुरु आपने आज। फिर नवाज सर का विचार ले जाओ जो कि यहां ढक गया है। यहां पे पॉइंट थोड़ा सा सही मैं लगवाऊंगा, बात करूंगा टीम से। नवाज सर का क्या विचार है महिला सशक्तिकरण पे? नवाज सर कहते हैं कि महिलाओं ने आज तक जो भी सशक्तिकरण प्राप्त किया है वह उनके आत्मबल के वजह से है, ना कि समाज की वजह से। यह मेरा वक्तव्य है। ले जाओ, ये भी ले जाओ, एक साहित्यकार का वाक्य ले जाओ। महिलाओं ने आज तक जो भी सशक्तिकरण प्राप्त किया है वह उनके आत्मबल से है, समाज से नहीं प्राप्त हुआ है। महिला निकली है, लड़ी है, संघर्ष की है, परिवार से, भाई से, बाहर में बॉयफ्रेंड से, गलत मानसिकता वाले लोगों से, नौकरी करते वक्त बॉस से, अपने कलीग से, फिर जाकर के कीर्तिमान स्थापित किया है महिला ने। समाज ने नहीं कहा था आओ हम खुली मानसिकता के हैं, तुमको आगे बढ़ाते हैं। यहां तो महिलाओं को आगे बढ़ता देख पुरुष की सांस फूल जाती है। चलिए भैया, अगला टॉपिक। मजा आया होगा, उम्मीद है आपको पहले टॉपिक में।
अगला टॉपिक है हमारे सामने, गुजरात का गरबा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की लिस्ट में सम्मिलित कर दिया गया और यह भारत का 15वां है अमूर्त विरासत। कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा जो भारत की मूर्त विरासत है वो कितनी है अब तक? ये तो अमूर्त हो गया। अमूर्त का मतलब अलौकिक, जो दिखे ना लेकिन फिर भी हो, जैसे आत्मा दिख नहीं रही है फिर भी है। मैं खड़ा हूं, मुझे बहुत अच्छा नाचना आता है तो मेरे अंदर नाच दिख रहा है क्या? नहीं, वो मेरी प्रतिभा है, जब नाचूंगा तो दिखूंगा। तो क्या हुआ? अमूर्त रूप हुआ। मैं बैठा हुआ हूं चुपचाप, लेकिन मुझ में बोलने की क्षमता है अलग अलग भाषा में, तो क्या है? वो अमूर्त विरासत है मेरे अंदर की। मेरे आंख दिख रहे हैं आपको, इन आंखों में आपको ख्वाब दिख रहा है? नहीं, वो मैं देखता हूं, वो मेरी अमूर्त विरासत है। जो दिखे ना विरासत हो, जैसे कला, अलग अलग प्रकार की विधाएं, नाटक करना, नृत्य करना, कमेंट्री करना, मिमिक्री करना, शायरी करना, उपन्यास लिखना, ये क्या है? अमूर्त विरासत है। कोई परंपरा चली आ रही हो, पीतल बनाने की कला, पीतल के बर्तन बनाने की कला, टेराकोटा बनाने की कला, ये सब क्या है? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। तो इन अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों को जो प्राचीन काल से भारतीयों में चलती चली आ रही है और दुनिया में चलती चली आ रही हैं, उनको रिकॉग्निशन देने के लिए, उनको बचाए रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए यूनेस्को क्या चलाता है? 2003 में कन्वेंशन हुआ अमूर्त विरासतों को बचाने के लिए। न्यूज का सोर्स क्या है? इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता, द हिंदू। सिलेबस से कैसे जुड़ा है? प्रारंभिक परीक्षा में डायरेक्ट इससे प्रश्न आ सकता है कि अमूर्त विरासत सूची कौन घोषित करता है? पहली बात तो ये। भारत में कितने अमूर्त विरासत सूची है, वो लेटेस्ट कौन सा हुआ है उसके बारे में पूछ सकता है, उसकी विशेषता के बारे में पूछ सकता है और मिलान करने को आ सकता है। एक तरफ देख दे निम्नलिखित अमूर्त विरासतों पर विचार कीजिए। अमूर्त विरासत कलबेलिया, रम्मन, कुंभ, मोटिएट्टू, कोटिएट्टम, ये दे दे और एक तरफ दे दे राज्यों का नाम, केरल, उत्तर प्रदेश, अलग अलग दे दे और मिलान करने के दे दे। ऐसे आ सकते हैं। फिर भारतीय संस्कृति से संबंधित प्रश्न आ सकता है, कला और संस्कृति का जो पोर्शन है जीएस पेपर फर्स्ट में। फिर निबंध में ऐसा अगर कोई निबंध आए, हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों होना चाहिए, तो हम उपलब्धियां नहीं गिनाएंगे, सिर्फ बताएंगे कि क्या क्या हम आज तक करते आए हैं, वर्तमान में क्या उपलब्धि प्राप्त हो रही है। ये भी तो बताएंगे कि भारत 15 इंटेंजिबल जो चीजें हैं वो यूनेस्को की विश्व विरासत घोषित है। भारत में जो अमूर्त विरासतें हैं, आर्टिकल में दी गई प्रमुख बात, गुजरात का गरबा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत लिस्ट में सम्मिलित होने वाली भारत की 15वीं विरासत है। इससे पहले 2021 में दुर्गा पूजा को 14वीं विरासत के रूप में लिस्ट में स्थान दिया गया था। यह 15वीं विरासत कब घोषित की गई, कहां पे? तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए एक अंतर सरकारी समिति काम करती है, अलग अलग जगहों पे बैठक करती है। तो उसकी 18वीं बैठक हुई बोत्सवाना के कसाने शहर में। तो अब आपका तुरंत क्या होना चाहिए? तुरंत आपको यहां से, अब देखिए यही दिमाग खोल रहा हूं आपका मैं, कि आपका तुरंत दिमाग खोलना चाहिए कि अब मुझे लिख लेना चाहिए, सर ने बोत्सवाना बताया, मैं वर्ल्ड मैप में आज बोत्सवाना पढ़ूंगा। कौन कौन से देश किनारे हैं, इसकी राजधानी किस नदी के किनारे है, कोई मरुस्थल मिलता है कि नहीं, कालाहारी टाइप का, साउथ अफ्रीका की सीमा मिलती है कि नहीं इससे, समझ गए? तो बिटवीन द लाइन की प्रक्रिया, नवाज सर का खास हेडिंग, आप सबकी पसंदीदा बिटवीन द लाइन प्रोसेस। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या है? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत किसी समुदाय, राष्ट्र अथवा समाज की वह निधि होती है जो प्राचीन काल से उस समुदाय, राष्ट्र और समाज के चिंतन और चेतना को प्रदर्शित करती है। उनको, उनके भीतर एक सामाजिक उन्नयन का प्रमाण होता है। विरासत केवल बड़े बड़े इमारत, स्मारक और पुरानी कलाकृतियां और किले नहीं होते हैं जो मूर्त हैं, जो दिख रहे हैं, बल्कि विरासत वो भी हैं जो नहीं दिख रहे हैं।
जैसे परंपराएं, सोचने समझने की शक्ति, भाषा शैलियां, अलग अलग शिल्प कला, अलग अलग विधाओं में अपनी शैली, अपने अंदर की शक्तियों को दिखाना। ये ऐसी चीजें होती हैं अमूर्त विरासत जो हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ती हैं, जिसे हम अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं कि बेटा देखो ये मीनाक्षी का मंदिर है, इस इलाके में कभी चोल शासक, पल्लव शासक रहा करते थे। बेटा देखो यह महाबलीपुरम का मंदिर है जिसको चोल शासकों ने बनवाया था, ये हमारे पूर्वज थे। इन परंपराओं में कला प्रदर्शन, धार्मिक सांस्कृतिक उत्सव और परंपरागत शिल्प शामिल होते हैं। इन अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों को अपनी प्रकृति के अनुरूप बनाए रखने के लिए संरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि वैश्वीकरण के दौर में जो छोटी छोटी संस्कृतियां हैं, जो कला विधि है, वो मर रही है। एक छोटा सा उदाहरण दें आपको, मोबाइल क्रांति आई है ना, घर घर में मोबाइल है, जितने आदमी उतने मोबाइल के साथ साथ किसी के पास दो दो तीन तीन मोबाइल है, जितना बड़ा आदमी उतना ज्यादा मोबाइल उसके पास। व्हाट्सएप की सुविधा, मैसेजिंग की सुविधा, इसने पत्राचार की आत्मा को खत्म नहीं कर दिया। आप बताओ, पत्र लिखने की जो कला थी, जो कागज पढ़ करके लगता था कि महबूब का कलेजा निकल गया है, पिताजी बाहर रह रहे हैं, उनका कलेजा निकल गया है, उसमें किसी बहन के पास भाई का खत आता था, वो पढ़ती थी तो लगता था उसका भाई उसके खत में बात कर रहा है उससे। ये विरासत नहीं खत्म हो गई, वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है। तो ऐसे में इन अमूर्त विरासतों को बचाया नहीं जाना चाहिए। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समय के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को पुरानी पीढ़ी की तकनीकी समझ, उनकी धार्मिक विशेषता और सांस्कृतिक महत्व को समझाने का एक साधन है, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को बता सकें कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी। फिर बात गरबा नृत्य की। यह सामाजिक और लैंगिक समावेश को बढ़ावा देने वाला प्रमुख नृत्य शैली है जो गुजरात में किया जाता है। भारत में 9 दिवसीय नवरात्रि के अवसर पर प्रमुख रूप से पूरे भारत में किया जाता है, जिसमें मिट्टी के बर्तन कुछ महिलाएं रखती हैं अपने ऊपर, उसमें एक दिया और चांदी के सिक्के वगैरह रखती हैं। इसकी उत्पत्ति गर्भदीप शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है बर्तन के अंदर दीपक रखना, दिया रखना। यूनेस्को ने इस अमूर्त विरासत घोषित करके यह कहा कि यह एक नृत्य शैली के रूप में गरबा का जो अनुष्ठान है वह भक्ति में गहराई तक निहित है और सामाजिक, आर्थिक, लिंग और धार्मिक बाधाओं को पार करने का एक सामाजिक साधन है। यहां कुछ शब्दावलियां गलत हैं, देख लीजिए। बाधाओं है, बाधाओं को पार करने, यहां नृत्य है और यहां अमूर्त है। अब तक भारत की कितनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को की धरोहर में शामिल है भैया? तो अब तक 15 शामिल कर ली गई हैं और लेटेस्ट जो है आपका गरबा है 15वां। फिर 2018 में 3 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों को एक साथ इस लिस्ट में शामिल किया गया था। 2008 से 18 बोल दिया होगा, सॉरी, 2008 में। और सबसे पहले जो 3 अमूर्त विरासत इस लिस्ट में शामिल किए गए थे वो था कुटियाट्टम केरल का, ये देखिए। फिर उसके बाद वैदिक जप की परंपरा और रामलीला तथा रामलीला का प्रदर्शन 2008 में। फिर उसके बाद रम्मन, ये आपका उत्तराखंड, छऊ नृत्य उड़ीसा वगैरह, कलबेलिया राजस्थान, मोदियट्टू ये आपका कहां पे, केरल, लद्दाख का बौद्ध जप, लद्दाख, संकीर्तन असम में, बर्तन बनाने की पारंपरिक पीतल और तांबे की शिल्प ये आपका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में दिखता है। जड़ियाल गुरु नवरोज ये आपका कश्मीर में मनाया जाता है प्रमुख रूप से। कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में और अन्य जगहों पे भी, कहां कहां भैया, नासिक में, इलाहाबाद में, हरिद्वार में। फिर दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल। भारत में कुल कितने मूर्त विरासत धरोहर स्थल है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? 42 हो चुके हैं, जिनमें 34 संस्कृत नहीं है, ये सांस्कृतिक है। एक प्राकृतिक और एक मिश्रित है, 7 प्राकृतिक है, ये 7, इसको सही कर लीजिएगा। यूनेस्को ने अब तक जो मूर्त विरासत हैं उनमें 42 को भारत के द्वारा शामिल कराया गया है और घोषित हुई है। उनमें 34 जो है सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक 7 है, ये 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित। मिश्रित वाला कौन है?
कंचनजंगा सिक्किम। अमूर्त विरासत की सूची हेतु यूनेस्को का अभिसमय, तो 2003 में यह सब अभिसमय आया और पूर्ण रूप से 2006 में लागू हुआ। इसमें कुल 24 सदस्य हैं। इस समिति के माध्यम से ही यूनेस्को मूर्त तथा अमूर्त विरासतों की घोषणा करता है। यहां मूर्ति लिख गया, अमूर्त होगा, अमूर्त होगा, यही की मात्रा काट दीजिएगा। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को ने 2003 में कन्वेंशन का अनुसरण करते हुए संस्कृत मंत्रालय ने इस सूची को अमृत सांस्कृतिक विरासत को प्रकट करने वाले 5 व्यापक डोमेन में वर्गीकृत किया है। यानी किन किन क्षेत्रों से संबंधित विरासत को अमूर्त विरासत माना जाएगा, तो देखिए वो है सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान, उत्सव, प्रदर्शन कला, ठीक है, प्राकृतिक ब्रह्मांड के विषय में ज्ञान, अभ्यास, पारंपरिक शिल्पकला। उद्देश्य क्या है भैया, वैश्वीकरण के प्रभाव से इसको बचाना और आने वाली पीढ़ियों तक इसको पहुंचाना। नोट, भारत ने 2006 से 2010, 2014 से 2018 तक 2 बार इस समिति की सदस्यता में कार्य किया है, सदस्य रहा है। भारत के संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत संगीत नाटक अकादमी जो है यह एक डोजियर तैयार करके यूनेस्को को भेजता है, तब वो उसकी घोषणा करता है। भारत क्या काम कर रहा है भैया, तो भारत क्या कर रहा है, कई सारे संगठन बने हुए हैं, संगीत नाट्य अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, ये सभी संस्थानें काम कर रही हैं। फिर यूनेस्को की बात आई तो 1945 में बना, इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। पेरिस में इसकी राजधानी है। बौद्धिक और नैतिक विकास के लिए यह बढ़ावा देता है। अब बात जीएस पेपर 2 से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संबंधों की। भारत और कनाडा के बिगड़ते संबंध आप लोग पढ़े होंगे लगातार। जीएस पेपर 2 सिलेबस का अंग है। 2015 के निबंध का टॉपिक था किसी संस्था का चरित्र चित्रण उसके नेतृत्व में प्रतिबिंबित होता है। ऐसे में कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा भारत पर जबरदस्ती एलिगेशन लगाया जाना कि एक सिख उग्रवादी का जो अलगाववादी है, जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, सिखों ने इस भारत के विकास में, इस भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनका सेवा भाव, उनका बलिदान देखना हो तो जाके गुरुद्वारों में देखिए, आपको कहीं और नजर नहीं आएगा सेवा भाव। तो बताइए ऐसे में कनाडा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि थी वो धूमिल हुई कि नहीं हुई। ऐसे में जो भारत वसुधैव कुटुंबकम का मानने वाला है, जो विस्तारवादी नहीं है, जिसने अनैतिक रूप से किसी का 1 मीटर जमीन, 1 सेंटीमीटर जमीन भी नहीं लिया, तो किसी संस्था का चरित्र चित्रण उसके नेतृत्व में प्रतिबिंबित होता है। कनाडा में ही कनाडा के नेता कनाडा के प्रधानमंत्री का विरोध करने लगे कि ऐसी भाषा और डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं बिगाड़ने चाहिए। आर्टिकल में दी गई प्रमुख बातें, भारत और कनाडा के बीच हाल ही में अलगाववादी हरदीप सिंह गुज्जर की हत्या को लेकर के उतार चढ़ाव देखा गया है, जिसमें कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा भारत पर आरोप लगाया गया कि भारत द्वारा इसकी हत्या करवाई गई थी, जिस पर भारत ने विरोध दर्ज कराया और उसके बाद संबंध क्या हो गए, बिगड़ गए। बिटवीन द लाइन की प्रक्रिया कि आखिर द्विपक्षीय संबंध क्या है भैया इनके बीच। तो भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंध के कई आयाम है, लोकतांत्रिक आयाम है, सांस्कृतिक आयाम है, बहुधार्मिक संकल्पना पर आधारित है। यह दोनों देश लोकतांत्रिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों को अगर विभिन्न आयामों के रूप में समझना है तो सबसे पहले इन पॉइंटों में समझ लीजिए। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के तहत वैंकूवर में बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहते थे। स्वदेशी सेवक होम वहां चलाया जाता था वैंकूवर में। आजादी के बाद 1947 में दोनों में राजनीतिक संबंध स्थापित हुए और राजनयिक और दूतावास की स्थापना होती है। फिर जब संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माताओं ने जो संघीय प्रणाली की संकल्पना है, संघवाद की संकल्पना है, अवशिष्ट शक्तियों की संकल्पना है, राज्यपाल के पद की संकल्पना है, ये कनाडा के संविधान से सीखा। ये संवैधानिक रिश्ता है। 1990 के दशक के बाद भारत में हुआ आर्थिक उदारीकरण के बाद दोनों में संबंध और व्यापक हुए। तो क्या क्या आयाम है भैया, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक। भारत और कनाडा ने विदेश नीतियां, व्यापार, निवेश, फाइनेंस एंड एनर्जी सेक्टर पे अपने मंत्री स्तरीय की वार्ता ये लोग आयोजित करते हैं।
भारत और कनाडा के बीच कई सारे समझौते हो चुके हैं। हवाई सेवा समझौता, प्रत्यर्पण संधि यानी एक दूसरे जगह पे लोगों को भेजना, यानी यहां से कोई अपराध करके कनाडा चला जाए और भारत कनाडा को बताए तो वो उसको गिरफ्तार करके भारत के हवाले कर दे। परमाणु सहयोग समझौता, सामाजिक सुरक्षा समझौता, ये सब शामिल है। वाणिज्य और व्यापारिक संबंध क्या है भैया? आज आपका भारत कनाडा से संबंधित जितने भी पॉइंट निकल के आने चाहिए सब आ गए हैं। इसको तुमने नोट कर दिया तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप को याद करने की आवश्यकता ही नहीं है कि भारत कनाडा में और क्या पॉइंट लेना है, काफी है इतना। फिर अपडेट करते जाना कोई नया मूवमेंट हो तो। और अंतरराष्ट्रीय संबंध को समझने का सिर्फ एक प्रमुख नजरिया यह है कि हर देश अपना हित के अनुसार ही चलता है और अपने हित के अनुसार दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करना ही अंतरराष्ट्रीय संबंध को पहचान दिलाता है। हम अपने देश के लोगों को बर्बाद करके अमेरिका और जापान से और कनाडा से रिश्ता थोड़ी रखेंगे। हमारे देश के लोगों का हित होगा तब जाकर के हम उनसे संबंध स्थापित करेंगे। वाणिज्य और व्यापारिक संबंध, भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंध इतने बड़े हैं कि 2022 में भारत कनाडा का 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार तथा कनाडा के साथ भारत का जो व्यापार है वो $12 बिलियन तक पहुंच गया है। भारत कनाडा को जहां दवाओं से संबंधित आभूषण, कपड़ा, रत्न, मशीनरी निर्यात करता है तो मंगाता क्या है कनाडा से? लकड़ी, लुगदी, कागज, खनन जैसे उत्पाद मंगाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत में 18वां सबसे बड़ा निवेशक कनाडा है। दोनों देश अपने व्यापारिक संबंध को बनाने के लिए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, आज होमवर्क है जरा जाके पता करिएगा, ये भी नोट करिए, व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता क्या है, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। सांस्कृतिक संबंध, 13 लाख से अधिक भारतीय मूल के लोग कनाडा में रहते हैं। यह भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का महत्वपूर्ण उदाहरण है और भारत इनको स्थायी एम्बेसडर कहता है। ऐसे सब शब्द लिखोगे तो नंबर क्यों नहीं देगा एग्जामिनर चेक करने वाला भाई, इन्विजिलेटर? आप लिखोगे कि कनाडा में रहने वाले 13 लाख भारतीय मूल के लोग ये भारत की सॉफ्ट पॉलिसी के उदाहरण है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी की, और यह भारत के स्थायी एम्बेसडर हैं जो भारत की तरफ देशों को आकर्षित करेंगे। कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति, अनिवासी भारतीय कनाडा की कुल आबादी में 4% हिस्सा है उनका, सोचिए। साथ ही साथ कनाडा की सरकार भारत में जन्मे धर्म, सिख धर्म को मान्यता बेहतर तरीके से देता है। वहां बहुत सारे सिख लोग रहते हैं और सिख धर्म की महान महत्वता को बताते हुए अप्रैल माह में सिख विरासत माह घोषित किया। अप्रैल माह को बड़ी संख्या में भारतीय तथा भारतीय उद्यमी कनाडा में नौकरी की तलाश में आते हैं। स्टार्टअप वीजा कार्यक्रम चला रखा है कनाडा ने, जिसमें भारतीयों की रुचि है। कनाडा की जो संसद है उसमें 15 से अधिक सांसद भारतीय मूल के हैं, भारतीय माता पिता से पैदा हुए हैं। वहां एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, उसको भी एक भारतीय मूल का आदमी चला रहा है। शैक्षणिक और पर्यटन का संबंध, 2018 से कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए शीर्ष स्रोत देश भी रहा है भारत। शिक्षा, ये सिर्फ नहीं है, शीर्ष है। शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 1968 में ही शास्त्री इंडो कैनेडियन इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। फिर पृथ्वी विज्ञान विभाग और ध्रुवीय कनाडा ने शीत जलवायु अध्ययन पर एक ज्ञान विनिमय और वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम प्रारंभ किया था जो आर्कटिक ओशियन पर आधारित है, क्योंकि कनाडा का बॉर्डर आर्कटिक महासागर से मिलता है। तकनीकी सहयोग, अनुसंधान विकास, इसरो का उसकी अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर के काम करना, परमाणु ऊर्जा से संबंधित 2010 में ही हस्ताक्षर हो चुके हैं। भारत और कनाडा के बीच बेहतर संबंध को प्रदर्शित करता है। भारत और कनाडा संबंध के पक्ष समक्ष क्या चुनौतियां हैं? बहुत सारी चुनौतियां हैं भाई। लगातार क्या है? चीन के साथ संबंध, भारत को धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाना, भारतीय मुस्लिमों के खिलाफ कोई न्यूज आई तो उसको लेकर के भारत को सीख देना, अरे भाई हम भारत में बहुत खुश हैं, ये भारत की भूमि है, जहां पे कोई भी धर्म आया उसका विकास हुआ है। वही पाकिस्तान बना, एक साथ भारत पाकिस्तान, तब 36 करोड़ की आबादी थी,
भारत की 1951 में, और आज 140 करोड़ है। 140 करोड़ में से लगभग 40-50 करोड़ मुसलमान हैं। आबादी बढ़ी। पाकिस्तान में कितने सारे हिंदू लोग थे, अल्पसंख्यक, आज मुश्किल से वहां पे 1 करोड़ 2 करोड़ लोग बचे हुए, शायद उससे भी कम होंगे। क्या कारण है? यह भारत की भूमि है। यहां पे सभी प्रकार के पंथ, जाति, लिंग, धर्म, समुदायों को रहने, बसने, अपने धर्म को फॉलो करने, मानने की भरपूर आजादी है। और जिन लोगों को नशा है ना, बहुत पाकिस्तान का गाते हैं, तो उनको पाकिस्तान का वीजा प्राप्त कराइए और कहिए जाकर के वहां पे खड़े हैं राशन लेने के लिए, अचानक बम फटा, खत्म। पाकिस्तान ने आतंकवाद पैदा किया और आतंकवाद पाकिस्तान को खा रहा है। समझ रहे हैं? तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो भारत और कनाडा के संबंध में चुनौतियां उत्पन्न कर रहे हैं। इन सभी मुद्दों को आप लिखकर मुझे भेजिए, फिर मैं अगली एपिसोड में आप सबका नाम लूंगा। सर्च करिए, थोड़ा एनालिसिस करिए। पुष्पेश पंत साहब की किताब आती है भारत की विदेश नीति पर, पुष्पेश पंत, फिर से नाम सुन लीजिए, पुष्पेश पंत साहब। उसको जरूर खरीदिए और पढ़िए, और विभिन्न आर्टिकलों के माध्यमों से जरा खुद भी काम करिए और मुझे लिखकर भेजिए। आगे की राह भी बताइए कि कैसे संबंध अच्छा होगा। फटाफट प्रीलिम्स फैक्ट, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? लोग, ये प्रोटेम स्पीकर इसलिए आया क्योंकि हाल ही में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर शपथ लिए। सभी सदस्य विधायक जो है जा रहे हैं विधानसभा में वहां के, और वहां प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी को बनाया गया है, असदुद्दीन ओवैसी के भाई को। तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के उपरांत जब नई सभा का पहली बार मिलन होता है सदन में, तो उनमें से किसी एक वरिष्ठ आदमी को, जो सदस्य होता है, चुनाव जीत के आया होता है, या किसी एक उम्मीदवार को, सभी लोगों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, जिसे राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है, और जिसका पद तभी तक रहता है जब तक नया स्पीकर ना चुन लिया जाए। और स्पीकर चुनने के लिए आवश्यक है कि वह सदस्य हो, विधायक बना हो और शपथ ले लिया हो विधायक का। तो जैसे ही सभी लोग सर्वसम्मति से ले, या 2 लोग आपस में खड़े हों और चुनाव लड़े, जो ज्यादा वोट प्राप्त कर ले, हाँ हम आपकी तरफ से हैं, तो उसको जब बनाया जाएगा, तो जैसे ही घोषणा हो जाती है तो प्रोटेम स्पीकर उठता है, स्पीकर बैठता है, और फिर उसके बाद प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। सामान्यतः कई बार चुनाव जीतकर आए विधायक और सांसद को, जो सबसे वरिष्ठ होता है, उसको ही क्या किया जाता है, जो सबसे वरिष्ठ होता है उसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। ठीक है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 180 में राज्यपाल को सदन का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है। यूपीआई से, अब ये अगला है, देख लीजिए, 180 पढ़ लीजिएगा। यूपीआई से अब कर सकेंगे 5 लाख तक का भुगतान। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया है, ये अलग करना चाहिए था थोड़ा सा। पहले 1 लाख तक की सीमा थी, अब इसको 5 लाख बढ़ा दिया गया है शैक्षणिक संस्थान और अस्पतालों में। अब देखिए, वर्ष 2023 में अब तक 94 मीडिया कर्मियों की हत्या कर दी गई है। दुनिया भर में पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक अग्रणी संस्था है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के माध्यम से यह आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। साथ ही साथ बताया गया कि 400 से अन्य पत्रकार जेलों में बंद हैं, जिनमें अफगानिस्तान, फिलीपींस, भारत, चीन, बांग्लादेश में भी मीडिया कर्मियों की मौत की घटनाओं को लेकर और गिरफ्तारी को लेकर निंदा की गई है। तो इससे मैंने क्या पॉइंट निकाला? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये नोट कर लीजिएगा, सूचकांक से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, और मैं मेंस जोड़ने जा रहा हूं इसमें। इसी का नाम तो नवाज सर है कि कहीं भी मेंस को घुसा दे और ऐसा समझाए कि दिमाग से निकल ना पाए। इसमें 180 देशों में भारत का स्थान 61वां है, और उसमें भी 2022 में 50 था, 11 स्थान और पीछे। 3 मई को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसको मेन से कैसे जोड़ेंगे? 2019 में निबंध आया था कि पक्षपातपूर्ण मीडिया भारत के लोकतंत्र के समक्ष एक वास्तविक खतरा है। क्यों नहीं है? आप नहीं देख रहे हो, आज एक शब्द चल रहा है, गोदी मीडिया।
क्या है ये गोदी मीडिया? ये पक्षपातपूर्ण मीडिया को ही गोदी मीडिया का नाम दिया गया। पत्रकारिता का वह स्तर जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान था, अगस्टक हिजकी से प्रारंभ हुआ द कलकत्ता गजट, द बंगाल गजट, और उससे प्रारंभ होकर के बाल गंगाधर तिलक के मराठा और केसरी तक पहुंचा, मदन मोहन मालवीय के जो लीडर था, अभ्युदय था, स्वामी विवेकानंद के पत्रकार, अल हिलाल, अब्दुल कलाम आजाद साहब की पत्रिका, इंडियन ओपिनियन, इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। क्या थी इस पत्रकारिता के मूल्य जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की थी, और आज कहां पहुंच गई है? इसको देखें। यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। जो भारत के सामाजिक, आर्थिक, जातिगत विभेदों को और बेहतरीन तरीके से जो सवाल पूछे जाने चाहिए वो नहीं पूछे जा रहे। आप आम कैसे खाते हैं, आप गुठली कैसे चुभाते हैं, ये पूछे जा रहे हैं सवाल। ये पत्रकारिता है? आप रोजगार प्रोवाइड करोगे कि नहीं करोगे? आप शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करोगे कि नहीं करोगे? अस्पतालों की कितनी व्यवस्था हो गई, कितने आईआईटी बने, कितने आईआईएम बने, इस पे बात होनी चाहिए। तो पक्षपातपूर्ण मीडिया भारत के लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक किस प्रकार से प्रभावित करती है, आज ये होमवर्क है आपका, पढ़िएगा कि भारतीय लोकतंत्र में पक्षपातपूर्ण मीडिया का क्या प्रभाव होगा। वर्ल्ड मैप का तड़का, लैब्राडोर सागर, देखिए ये आपका कनाडा के ऊपर हडसन की खाड़ी है, फिर उसके बाद ग्रीनलैंड है, और यहीं से लैब्राडोर सी इसको बोलते हैं, और यहीं से ध्रुवीय क्षेत्र से हवा निकल के आती है, और इसको लैब्राडोर की जलधारा कहते हैं। लैब्राडोर की जलधारा, आपको जलधारा भी पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए। ये आपका नॉर्थ पोल से निकल के आती है। टीटीकाका झील बोल्विया और पेरू के बीच में है, और सबसे ऊंचाई पे अवस्थित झील है ये टीटीकाका झील। ठीक है, बोल्विया और पेरू, बोल्विया की राजधानी लापेज। ठीक है, लापेज देखिए, ये सर्वोच्च ऊंचाई पे अवस्थित राजधानी है विश्व की। हम्बोल्ट जलधारा, यह एक ठंडी जलधारा है जो साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट से बहती है, और यही जब हट जाती है तो कभी कभी एल नीनो आ जाता है यहां पे, जो गर्म जलधारा है, तो पूरा वैश्विक मानसूनी प्रतिरूप पलट जाता है। और इसी की वजह से, ठंडी जलधाराओं के बहने की वजह से, यहां पेंटागोनिया का मरुस्थल है अर्जेंटीना में। अगुलहास की जलधारा, ये गर्म जलधारा है, ये दक्षिण विषुवतीय हिंद महासागरीय जलधारा का क्रम है जो आगे बढ़ता है। ये 0 डिग्री रेखा देख रहे हैं, इसके नीचे चलती है हवाएं और ऊपर चलती है व्यापारिक पवन। यही यहां से टकरा के नीचे आती है, एक ऐसे आ जाती है, एक ऐसे आ जाती है। जो इधर से आती है इसको अगुलहास कहते हैं, और जो यहां से आती है इसको मोजाम्बिक की जलधारा कहते हैं, क्योंकि यहां मोजाम्बिक कंट्री है। ग्रीनलैंड, यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। यहीं से लैब्राडोर की जलधारा, लैब्राडोर सी पाई जाती है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आज की क्लास शानदार जानदार तरीके से आप समझे होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज की क्लास कैसी रही, और नवाज सर के द्वारा दी जा रही संकल्पना और महिला सशक्तिकरण पे आज जितने वाक्य दिए हैं वो कैसे लगे आपको। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।